बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज 13 अक्टूबर है और 13 अक्टूबर जो है ना वो नाकामी के आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। अब अगर हम नाकामी की बात करें ना तो उसमें हर कोई नाकाम होने से बहुत डरता है। कहता है नाकाम होना बहुत बुरी बात होती है, कोई अच्छा काम तो नहीं है, नाकाम हो गए। कामयाबी एक्चुअली में हर बंदे को पसंद है, मगर एक बात हम आपको बताएं, असल जो सबक है ना इंसान को वो नाकामी से मिलता है। नाकामी को मैं कहूँगी कि उस्ताद है, ये वो उस्ताद है नाकामी जो आपको एक बार दोबारा गिर के उठना सिखाता है। तो आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, उन लम्हों के बारे में भी कि जब इंसान को ऐसा लगता है ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, मैं नाकाम हो गया हूँ, मैं नाकाम हो गई हूँ। असल में लोग कहते हैं, सियाने कहते हैं, ज्ञान वाले लोग कहते हैं कि वही असल आगाज़ होता है। एक बच्चा इम्तहान में फ़ेल हो जाता है, ठीक है, एक इंसान बिज़नेस में नाकाम हो जाता है, किसी का कोई ख्वाब टूट जाता है, लेकिन क्या ये सब कुछ इख्तिताम है, सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई? इज़ दैट जस्ट एंड? एक्चुअली ज़िंदगी इस मुकाम पे हमें दोबारा सोचने का मौका देती है कि अब दोबारा से जो है ना प्रीमॉर्न हो जाए। अगर आप भी किसी चीज़ में नाकाम हो गए हैं तो हम आपको मुबारकबाद देंगे, क्योंकि आपने कुछ नया करने का इरादा किया, तभी तो आप नाकाम हुए। असल में हम ये सोचते हैं कि नाकामी जो है ना वो कामयाबी की ऑपोजिट होती है, जबकि नाकामी जो है ना वो कामयाबी की सीढ़ी का पहला स्टेप होती है। नाकामी का मतलब ये होता है कि आपने कुछ नया सोचा है, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है, ऐसे ही। तो नाकामी को मैं कहूँगी कि जब नाकाम होकर आप कहीं नीचे गिरें तो थोड़ा सा ज़रा सोचें, क्योंकि नाकामी आपको थोड़ा सा सोचने का मौका देगी कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। दोबारा उठें और फिर दोबारा से आगे कंटिन्यू करें। वॉरेन बफे, उन्होंने ये कहा था कि मैं किसी भी ऐसे शख्स के बिज़नेस में नहीं इन्वेस्ट करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा, जिसने कम से कम दूसरे बिजनेसेस में नाकामी हासिल ना की हो। कामयाबी आपको सिखाती है इसका मतलब कि आपको क्या करना है। और जो कामयाबी होती है ना वो आपको ये सिखाती है कि आपने क्या करना है, ये मेक श्योर कर लें। और नाकामी आपको ये सिखाती है कि आपने क्या नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, क्या आपको नाकामी सिखाती है। आज इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रफ़ीक डार साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं और इनकी लैंग्वेज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आती है ना? आई होप मुझे भी आती है। थैंक यू। सुने आप मेरी बात, आपका ना मेरा कोई सितारा मैच नहीं कर रहा। मैंने बाल खुलवाए, मैंने बाल बांध दिए। मैं नहीं आपसे बात कर रही, क्या करते हैं डार साहब? बस ये पूरा चैनल पता है कहता है मेरा और आपका कंपटीशन चल रहा है हेयर स्टाइल में। अच्छा, मैंने आप ये देखें, मेरे बालों में बम फटा हुआ है, ये देखें। मैंने कोई बाल सेट नहीं किया इस चक्कर में कि ये कैजुअल लुक में अच्छे लग रहे हैं। बस चले, आपने तारीफ कर दी, अब मैं मतलब आपसे अच्छा मेरा हेयर स्टाइल आज मेरा है। नहीं बिल्कुल, आपका हमेशा ही अच्छा होता है, इसमें तो कोई शक है ना? नहीं। हाँ, आज हम नाकामी और कामयाबी के टॉपिक पे थोड़ी सी आपसे ज़रूर बात करेंगे। आपको पता है आलमी दिन मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखें, जैसे आपने इंटरव्यू में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि नाकामी जो है वो बेसिकली कोई अलहदा चीज़ नहीं है, बल्कि कामयाबी का एक हिस्सा है। कामयाबी इसके बगैर आपको मिल नहीं सकती। लेकिन मसला ये है कि जो फेलियर को अब्जॉर्ब करना ना, सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग फेलियर को देखने के बाद अपने आप को रेगुलेट करते हैं वो कामयाब होते हैं। जो फेलियर को देख के बैठ जाते हैं फिर वो सही नाकाम होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारा जो कामयाबी के लिए चीज़ है ना वो आपका माइंडसेट है, आपकी साइकोलॉजी है। कि अब ये भी बहुत ये भी अच्छी चीज़ नहीं है कि मैंने पहले से ही सोचा हुआ कि मैंने कोई काम करूँगा तो नाकामी होगी तो कोई मसला नहीं। यानी कि नाकामी हिस्सा ही है। यानी जैसे हमारा ना एक बड़ा टिपिकल सा कॉन्सेप्ट है कि जब तक गाड़ी लगेगी नहीं मैं सीखूंगा कैसे। यानी ज़रूरी तो नहीं है कि आपने गाड़ी लगा के सीखनी है, पहले अच्छी तरह भी सीखा जा सकता है। कहते तो ये भी है ना डॉक्टर साहब कि अगर बच्चा गिरेगा नहीं तो फिर चलना नहीं, ये बात नहीं ऐसे। देखिए, आप इस चीज़ को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। देखिए, आपके पास टेक्निक्स हैं, आपके पास देखिए गाड़ी का जो मैंने अगर एग्जांपल दी है, अब देखिए आप यूके में चले, वहाँ पे तो नहीं लोग गाड़ियाँ मारते।
देखिए आप अपनी तरफ से तो पहले पूरी प्लानिंग करें ना, लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि मैं फेल नहीं होऊंगा तो फिर आगे कैसे बढ़ूंगा, तो वाली बात हो गई तो ना ब्रेन कि पता है जो क्या डॉक्टर है, करता है, पहले पेशेंट कोई मारेगा नहीं तो उसके पास सीखेगा। हाँ यानी अजीब, ये भी एक अजीब बात है। तो आप देखिए, आप एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं कि फेलियर होगी, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें होगी, लेकिन अगर आपकी ये सोच है, अगर आप फेलियर को फेलियर ना समझें तो फिर आप कामयाब हैं। अच्छा, अगर आप फेलियर को फीडबैक समझ लें, हाँ, कि मैं अगर किसी चीज़ में पीछे रह गया हूँ, हाँ, तो उससे मैं सीखूं कि मैं क्यों रहा हूँ, उसके ऊपर आप प्लान करें, डिस्कस करें कि मैंने क्या किया होता तो ऐसा ना होता। अगर हमारे अंदर ये सोच है ना, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर आपने शुरू में यही सोच के जाना है कि नहीं जो फेल होना ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, तो फिर आप हर रोज़ ही फेल होंगे, क्योंकि आपका ब्रेन आपको फेलियर की तरफ ही लेके जाएगा, हर वो काम सोचेगा जिसे आप फेल हो रहे हैं। अच्छा, हमारा माशरा तो ये है ना कि अगर पेपर में फेल हो गया तो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं घर में सबसे पहले बच्चे। देखिए इसमें सबसे पहले वो जो हाथ काटने वाली रस्म है वो यहाँ से शुरू होती है, एग्जाम में फेल हो गया, इश्क में फेल हो आपको ना गया, इसके ऊपर अपने कल्चर में ना आपके क्वेश्चन को मैं ज़रा एक्सटेंड कर देता हूँ। हमारे कल्चर में जो फेलियर की जो रीजंस हैं, बेसिक रीजन तो माइंडसेट है कि आप सोचते कैसे हैं, सोच है बेसिकली। उसमें सबसे बड़ी जो सोच है ना फेलियर के पीछे, वो ये है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का, लोग यानी कि हमने काम लोगों के लिए करना, अपनी ग्रोथ के लिए नहीं करना। ग्रोथ के लिए लोगों की फिक्र है, यानी हमें लोगों की फिक्र है कि आपने हर वो काम करना जो आपके फायदे में भी ना हो, लेकिन लोगों के लिए अच्छा आपने वो करना। तो कहानी यहां से शुरू हो रही ना। बात सही है। हाँ। दूसरी जो वजह है हमारे फेल होने की, वो डिनायल है। डिनायल साइकोलॉजी में एक ऐसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि अगर आपको पता भी हो ना ये चीज़ ठीक है, फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। मुझे आप बताएं कि मान लेते हैं कोई एक आध बंदा आपसे ज़रूर कहेगा, लेकिन किसी बंदे ने ये आपसे कहा हो, अगर वो गुस्सा करता तो वो खुद कहे कि अच्छा यार मुझे गुस्सा बहुत आता है। अदरवाइज आप जिसे भी कहेंगे ना कि आपको गुस्सा बहुत, आप गुस्सा बहुत करते हैं, वो आगे से ये कहेगा मैंने तो कभी ज़िंदगी में गुस्सा नहीं किया। तो ये डिनायल है, यानी कि हम हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करते, और जब तक आप हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसके ऊपर स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, प्लान अच्छा कैसे करेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे। जिसकी मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। देखें, आपने कई लोग देखे होंगे जिनका रोड एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई माइनर क्रैशेस हुए होंगे रोड्स के ऊपर, लेकिन आके आप उसके पास चले जाएं तो हमेशा यही कहेगा यार उसका कसूर था। कभी आपने इन कानों से सुना है कि किसी ने खुद कहा हो कि जी मेरी अपनी गलती सी? माइट भी 1-2% ज़रूर लोग होंगे। इसका मतलब है आप फर्ज करें दो दोस्त हैं, उनका आपस में एक्सीडेंट हो गया, आप सेपरेटली दोनों के पास चले जाएं कि किसका कसूर था, वो कहेगा उसका था। उसके पास चले जाएं, वो कहेगा उसका है। इसका मतलब वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। जब हम चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको लेबल नहीं करेंगे, तो हम उसका सोल्यूशन कैसे लेके आएंगे? तो आपको कामयाबी नहीं मिलने लगी अगर आपकी साइकोलॉजी में डिनायल है तो। अच्छा, हाँ, हमारी साइकोलॉजी में ना डिनायल बहुत है, हमारे मुआशरे में डिनायल बहुत है। आप गोरे को ये चाय ऑफर करेंगी ना, अगर उसे अच्छी नहीं लगी तो आप उसे कैसी लगी, कहेगा नहीं मुझे अच्छी नहीं लगी। हमारे सोसाइटी में किसी बंदे को भी आप कुछ भी खिला दें, वो उस टाइम आपको कहेगा बहुत आला है, लेकिन बाद में जाके कहेगा यार जाके कहते इसका क्या मतलब है। वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट के हकीकत में चीज़ क्या है। इसको साइकोलॉजी में ना एक मैं आपके ऑडियंस के लिए एक टेक्निक आपको दे देता हूँ। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो अपने अंदर जो आपका प्रॉब्लम है उसको लेबल करें। फर्ज करें मुझे गुस्सा आता ना, मैं कहूँ कि नहीं मुझे गुस्सा आता है। जब मैं एक्सेप्ट ये करूँगा तो मैं गुस्से के इलाज की तरफ भी तो जाऊँगा ना, तो इससे आप आगे बढ़ेंगे। एक हमारी सोसाइटी में जो मैंने प्रॉब्लम बताया कि लोग क्या कहेंगे, दूसरा डिनायल है, तीसरा हम अपने इमोशन को रेगुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बचपन में हमारे इमोशन को सुप्रेस किया गया कि ये ना करना, ठीक है, ऐसे ना करो गिर जाओगे, ऐसे ना करो, ये क्या हो रहा है, हाँ ये नहीं करना, ऐसा किया तो देखना टांगे तो। हमारे इमोशन को हमें एक्सप्रेस ही नहीं करने दिया। नहीं कर सर, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अपनी बातें बड़ी अच्छी हैं और हम अपने जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो रियल टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एडिक्शन के ऊपर, मोहब्बत, ठीक है, और इमोशनल जो आप डिपेंड हो जाते हैं ना किसी के ऊपर,
तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, मगर एक ब्रेक लेंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम अपने जो टॉपिक है उसकी तरफ आएंगे। आज हम बात करेंगे मोहब्बत के ऊपर, एडिक्शन के ऊपर, ठीक है। और हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं इमोशनली, ऐसे ही इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, ये जो इमोशनली हम डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी के ऊपर? देखिए, पहली बात आपने मोहब्बत की भी बात कर दी और एडिक्शन की भी कर दी, तो मोहब्बत भी तो एडिक्शन ही है। मैं वही तो कहने लगा हूँ कि जो मोहब्बत है उसकी अगर आप न्यूरो साइंस देखें ना, तो वो वही न्यूरो साइंस है जो एडिक्शन वाली है। कि जैसे आपको नशा लेते हैं ना, तो एक दिमाग में केमिकल रिलीज़ होता है जिसे हम डोपामीन कहते हैं। और इसी तरह अगर आपसे कोई मोहब्बत करता है, तो वो मोहब्बत का जो कॉन्सेप्ट है या जो इमोशंस हैं मोहब्बत के साथ, वो भी आपके उसी केमिकल को इंक्रीज़ करते हैं। तो जब वो केमिकल इंक्रीज़ होता है, तो उस केमिकल की ये आदत है कि वो फौरी नीचे भी आता है। जब वो नीचे आता है ना, तो आपको फिर वही काम करने को दिल करता है जिसकी वजह से वो ऊपर गया था। तो आप उसके डिपेंडेंट हो जाते, फिर आप उसके पीछे चलते हैं। जो मोहब्बत करने वाला पहले आपकी ज़िंदगी में आएगा, जब आएगा आपको मोहब्बत देगा, आपका डोपामीन ऊपर जाएगा। लेकिन जब वो आपसे थोड़ा सा भी पीछे जाएगा, तो डोपामीन जैसे नीचे आएगा आपको उनसे मिलने का दिल करेगा। तो इसीलिए आप उसके लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे नशे के लिए आप डिपेंडेंट होते हैं। तो इसी तरह मोहब्बत के प्रोसेस के अंदर भी आप उस बंदे के डिपेंडेंट हो जाते हैं। साइकोलॉजिकली भी डिपेंडेंट होते हैं, फिजिकली भी डिपेंडेंट होते हैं। मतलब आमिर खान साहब ने कहा, ठीक है, नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो। जी बिल्कुल, ये नशा है, इसमें तो कोई शक नहीं। वाह। अच्छा, डॉक्टर साहब हंस रहे हैं ना, डॉक्टर साहब मेरी होस्टिंग पे हंस रहे होते हैं कि मैं बहुत नेचुरल हूँ। मैंने जो बचपन में सुना होता है, बहुत अच्छी लेकिन मैंने फिल्मों से ये मोहब्बत सीखी है। मैंने ये जो एक मैन चीज़ें, हमें तो ये नहीं, बड़ा अच्छा फिनोमेना है, इसके बगैर दुनिया नहीं चल सकती ना। कुछ नशे अच्छे होते हैं, मोहब्बत बड़ी कमाल की जी, कमाल की चीज़ है। बिल्कुल, बड़े बड़े शायर लिख गए मोहब्बत के ऊपर। ये मुझे लगता है डिपेंडेंट होना कोई इसमें बुराई है अगर हम बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी के ऊपर। भाई मोहब्बत हो गई, मिलने का दिल कर रहा है, पागल हो गए। नहीं, आप कॉन्शियसली डिपेंडेंट हैं। देखें, आप कॉन्शियसली डिपेंडेंट हैं तो ये अच्छी बात है। यानी कि आपके कंट्रोल में डिपेंडेंसी है तो ठीक है। अच्छा। यानी कि एक डिपेंडेंसी ऐसी होती है कि आप ऑटो पे डिपेंडेंट होते हैं। आप कंट्रोल, मतलब इसकी यानी आप ऑटो में, जिस तरह फर्ज करें ड्रग के नशे में आप ऑटो डिपेंडेंट होते हैं, तो वो बहुत लीथल ज़ाहिर है नशा है। लेकिन ये कि अगर आप हर वो नशा जिसमें अपने आप को आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो अच्छा हो सकता है, जिस तरह मोहब्बत का नशा। तो अगर आप अपने आप को कॉन्शियसली डिपेंडेंट कर रहे हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं। टीनेज की जो मोहब्बत है ना, उसमें कंट्रोल नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब आप टीन एज में होते हैं ना, तो टीन एज में आपके ऑलरेडी जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना, वो इतना ज़्यादा होता है कि आपका जो लॉजिकल ब्रेन है वो काम नहीं इतना करता। अच्छा। हाँ, यानी कि आप उस मोहब्बत को कॉन्शियसली होके नहीं लेके जा सकते। वही वाली जो मोहब्बत मैं आपको कह रहा, वो ऑटो पे होती है, यानी आपके कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि उस टाइम आपका जो लॉजिकल ब्रेन इतना स्ट्रांग नहीं होता। अच्छा। इसीलिए जितनी भी ज़्यादा जो मोहब्बत का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट इसी एज में होता है। ठीक है। अब जो बंदा 40 साल में मोहब्बत कर रहा है ना, वो बड़ा टेक्निकली लॉजिकली होके सोचेगा कि मैंने मोहब्बत इससे करनी या नहीं करनी। वो हर फैक्टर देखेगा। हाँ, उसके गुड्स और बैड्स को देखेगा, मेरा इसके साथ अच्छा कंपैटिबिलिटी बनती है नहीं बनती। लेकिन जो टीन एज की मोहब्बत है, उसमें ये चीज़ें नज़र ही नहीं आती हैं आपको। उसमें ज़्यादातर फर्स्ट साइट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि बस आप, हाँ, देखिए, जब आपका लॉजिकल माइंड ही नहीं काम करता, देखिए लॉजिकल माइंड तकरीबन 20 साल तक डेवलप होता रहता, मैच्योरिटी के हवाले से। अगर एक बच्चे को 12-13 साल की उम्र में मोहब्बत हो गई है, तो वो बेसिकली बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर रहा होगा, वो लॉजिकली नहीं सोच रहा होगा, उसका लॉजिक अभी इतना डेवलप नहीं हुआ। तो इसी वजह से मोहब्बत का जो सारा सिलसिला है वो शुरू ही इसी एज में होता है कि आप लॉजिकली शायद उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे होते अपने रिलेशनशिप। अच्छा, आप इसके ना एडवांटेजेस के आप थोड़े से इसके ऊपर भी मैं चाहूँगी बात कर लें, और डिसएडवांटेजेस के ऊपर भी। जो एडिक्शन है मोहब्बत की ना, उसके गुड्स बैड्स जो दोनों हैं पहलू, उनको छेड़ें ज़रा। पहले आप
अच्छाई जरा बयान करते हैं, अगर इसके कोई फायदे हैं तो। फ़ायदा ये कि अगर और देखें किस किस उम्र में फ़ायदे उसको भी डिफाइन कीजिएगा, टीन एज देखें के, पहली जवानी, बात ये बुढ़ापे। है कि जो मोहब्बत का कॉन्सेप्ट है ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई रिलेशनशिप आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो मोहब्बत के बगैर तो दुनिया ही नहीं है, इमोशंस ही नहीं होंगे, आप चल ही नहीं सकते। देखिए ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल है, तो अगर आप ह्यूमन को अलहदा रख देंगे तो वो बेचारा नहीं काम कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको एक बॉन्डिंग की ज़रूरत है, उसको बॉन्डिंग की एक नेचर भी आपको गाइड करती है। देखिए नेचर कहती है कि आप बॉन्ड बनाएं, ठीक है, आप मिलें, मोहब्बत करें, आपने उसके साथ चलें, लेकिन उसको समझ के करना एक और चीज़ है, आटो पे ऐसे चले जाना वो और चीज़ है जिसमें आपके नुकसानात होते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी आएंगे मोहब्बत करने वाले जो बेसिकली मोहब्बत नहीं होती, आपको लगती है, वो लस्ट हो सकता है, वो मैनिपुलेशन हो सकती है, वो कोई लालच हो सकता है, वो कोई चालाकी हो सकती है। तो हमें इस चीज़ को समझने की इंतहाई ज़रूरत है। तो उसको कैसे पता चलेगा उसको देखें, कि मोहब्बत हुई है, एडिक्शन है, ये क्या सिचुएशन है, उसके साथ देखें क्या चल कई रहा तरह की। देखें पहली बात तो ये है कि एक रियल मोहब्बत करने वाले में और दूसरे लोगों में फ़र्क होता है। जो चालाकी करेगा, मैनिपुलेट करेगा, उसमें फ़र्क है। वो बेसिकली वो इवन वो खुद लोग कॉन्शियसली भी नहीं कर रहे होते, उनसे हो रहा होता है। मैनिपुलेशन बेसिकली हो रही होती, उनके पर्सनालिटी के अंदर मैनिपुलेशन शामिल होती है। अब जिस तरह मैनिपुलेशन की जो एग्जांपल में सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया आता है ना, वो डार्क साइकोलॉजी का आता है। अच्छा, यानी कि हमारे प्लेनेट के ऊपर कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जो बनी ही मैनिपुलेशन के लिए हैं, यानी उनकी बॉडी में, उनकी नेचर में मैनिपुलेशन शामिल है। तो जब ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो वो मैनिपुलेशन की फॉर्म में आपको मोहब्बत मिलेगी। उसकी एक निशानी ये है कि मैं आपको बता दूं, एक डार्क साइकोलॉजी में एक टैक्टिक है जिसे लव बॉम्बिंग कहते हैं। अब ये लव बॉम्बिंग ऐसा साइकोलॉजिकल टैक्टिक है कि वो लोग जो, यानी कि जो मैंने आपको बताया डार्क पर्सनैलिटीज़ के लोग हैं, वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे ना, जब उनकी निशानी ये होती है कि वो पहली दफ़ा आपको बहुत चार्मिंग लगते हैं। यानी कि जो चालाक इंसान की जो खूबी में एक चीज़ ये शामिल है कि वो पहली नज़र में बहुत चार्मिंग लगता है आपको। अच्छा, ठीक है, चार्मिंग इसलिए लगता है कि आपको बहुत प्यार देगा, मोहब्बत देगा, अफेक्शन देगा, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा, आपको गिफ्टिंग करेगा, आपको टाइम देगा, आपके साथ बैठेगा, उसकी वजह से आपका न्यूरोकेमिकल जो डोपामिन का हमने जिक्र किया वो बहुत ऊपर चला जाएगा, जिसमें आप प्लेयर फील करेंगे। जब आप प्लेयर फील करेंगे तो वो फिर क्या करता है, उसकी नेचर में शामिल रहता है कि वो लव बॉम्बिंग देने के बाद वापस भी चला जाता है। जब एक इंसान को थोड़े टाइम के लिए इतनी मोहब्बत मिली हो और वो बंदा थोड़ी देर के लिए पीछे चला जाए तो आपको क्रेविंग होती है, फिर आप उसके डिपेंडेंट बन जाते हैं। उसी डिपेंडेंसी में वो आपसे कुछ अपनी मर्जी के काम निकलवाएगा, आपको मैनिपुलेट करेगा। अब ये वाली मोहब्बत नहीं है, ये चालाकी होगी। ये आपको मैनिपुलेट करके आपसे कुछ चीजें निकलवाना चाहता है। अच्छा जी। अब इसी तरह कई और टेक्निक है जो इन लोगों जो लोग इस्तेमाल, हम डिटेल में बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक लेके फ्री हो जाते हैं, फिर हम इन टेक्निक्स के ऊपर भी बात करेंगे। ये कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसमें आपको मैनिपुलेट करते हैं। टेक अ ब्रेक। ओके, वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे हैं डार साहब से और मोहब्बत के ऊपर बात कर रहे हैं, एडिक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और इमोशनल जो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी के ऊपर, उसके ऊपर मैं डार साहब से आपसे भी पूछना चाहूँगी, आप जैसे बात करते हैं टीन एज की एज में हर एक को एक बार मोहब्बत होती ज़रूर है, इस फेज से बंदा गुजरता है। आपको टीन एज में मोहब्बत हुई तो आपने क्या किया, हुई थी या नहीं हुई थी? नहीं, मुझे ऐसे कोई मोहब्बत नहीं हुई इस एज में। टीन एज में कोई एडिक्शन? नहीं, एडिक्शन भी नहीं, कोई ऐसा अपने आप को बड़ा बैलेंस रखा था। देखें अगर आप अपने आप को मैनेज भी कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि आपकी हर बंदे की जो टीन एज है वो डिस्टर्ब हो। इसका मतलब आप कहते हैं कि टीन एज की जो मोहब्बत है इट्स नॉट रिकमेंडेड, बकवास चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें आपके इमोशंस इमोशंस इतने बैलेंस नहीं होते। आपका जो उस टाइम लॉजिकल ब्रेन है वो इतना काम नहीं कर रहा होता, आपका ज़्यादा इमोशनल ब्रेन काम कर रहा होता है। और कोई भी इमोशंस के अंदर किया गया काम वो हमेशा ही ठीक नहीं होता, ज़्यादा चांसेस ये होते हैं। हाँ, तो इसीलिए ये मना किया गया कि नेवर डू एनी डिसीजन व्हाइल यू आर इन इमोशनल स्टेट।
तो यूजुअली टीन एज की उम्र में ना इमोशन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, आपका लॉजिकल ब्रेन इतना काम नहीं करता, क्योंकि लॉजिकल ब्रेन में और इमोशनल ब्रेन में कनेक्शन है। हाँ। जब लॉजिकल ब्रेन कम काम करता है तो इमोशनल ब्रेन ज़्यादा काम करता है। ठीक है। तो तब आप ज़्यादा इमोशनल स्टेट्स में होते हैं। तो आपने कैसे कंट्रोल किया? आप अपनी टिप अगर बताएं। माइट भी मेरा स्केजुअल ऐसा था, कुछ इंटेंशन ऐसी थी कि कुछ ग्रेड्स अच्छे लेने हैं, कहीं आगे बढ़ना है, तो इस तरह फोकस की, कहीं और से। हाँ फोकस और था। तो अगर आप अपने आप को रेगुलेट कर लें, बहुत से बच्चे ऐसे रेगुलेट करते हैं, सारे बच्चे ऐसे नहीं होते कि। अच्छा, फिर उसके बाद भी फिर कोई इश्क या मोहब्बत हुई ज़िंदगी में, या फिर हुई नहीं है, या किसी नहीं, बस ऐसे जिसे कहते हैं ना, देखें पहली बात ये कि लोग मोहब्बत को ना समटाइम कहीं इश्क से कंपेयर कर बैठते हैं। फिर भी कड़कसिन के खड़कने से देखिए जो मोहब्बत होती ना, जो मोहब्बत होती है वो टू साइड से होती है, कि आप लॉजिकली एक दूसरे को अच्छा समझ रहे हैं, तो ये मोहब्बत है। समटाइम लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत वन साइडेड होती, मोहब्बत वन साइडेड नहीं होती। मोहब्बत एक बड़ी कैलकुलेटेड होती। आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, आप किसी को प्यार देते हैं, आपको मिलता है, दैट कंटिन्यूज। तो आपकी वन साइडेड थी, या फिर आगे से आपने दिस इज अ म्यूचुअल, किसी ने आपको मोहब्बत नहीं की? क्या सीन था? ये एक मोहब्बत है, बिल्कुल म्यूचुअल मोहब्बत है। नहीं तो हुई क्या नहीं हाँ, हुई? बिल्कुल है, आपको म्यूचुअल बिल्कुल है। मोहब्बत किसी से हुई? बिल्कुल हुई। अच्छा, तो शादी हो गई फिर उससे? जी जी बिल्कुल शादी हुई। वाह, कितने कोई बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह। ये होती है सफल मोहब्बत, कामयाब मोहब्बत, है ना। मैंने लोगों को ये बताना इसलिए ज़रूर समझा, मुझे लगा कि जो लोग सुन रहे हैं ना, वो पीछे से ये ना बोले कि इनकी तो अपनी किया पांचा ठीक नहीं है, तो ये किया पांचा ठीक है इनका, और ये आपको जो बता रहे हैं सही साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं, बड़ी मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत में लोग बहुत कहते हैं कि जी बस पाप पीछे पड़ जाएं। देखिए ये मोहब्बत नहीं है, ये कोई और लस्ट हो सकती है, या अगर आप सही स्पिरिचुअलिज्म में जाएं तो वो एक इश्क वाली कंडीशन होती है। हाँ। इश्क में ये होता है कि कोई रैशनल चीज़ें नहीं आप देखते, फिर आप चले जाते हैं। फिर सच्ची मोहब्बत झूठी मोहब्बत का फर्क कैसे पता चलेगा इंसान को? अब चलो मोहब्बत का भी हो गया, साइकोलॉजिकली अगर आप समझते हैं ना कि आपकी ये मोहब्बत साथ बैठी है, आपको एनर्जी नहीं मिल रही, आपको हर टाइम परेशानी फील होती अनकॉन्शियसली, आपको पता ही नहीं कि मैं परेशान क्या हूँ, उसके साथ बैठते हुए आपकी एनर्जी लो हो जाती है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, इसका मतलब वो सही मोहब्बत नहीं कहीं पे। अगर आप एक ऐसे इंसान से मोहब्बत कर रहे हैं और आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको उसके साथ बैठते हुए एनर्जी मिलती है, आपको मोटिवेशन मिलती है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सही मोहब्बत है। इसका मतलब है आपका कहीं अनकॉन्शियस कोई कनेक्शन ऐसा है जो सही कंपैटिबल है, जिसकी वजह से आप ऊपर जा रहे हैं। यानी कि आपको ऐसे लग रहा है ना कि यू आर वॉकिंग ऑन द एग शेल्स, आपको ऐसे लग रहा है कि इस बंदे के साथ आपको हर टाइम डर होता है। इंग्लिश में जिसे कहते हैं ना, यू आर वॉकिंग ऑन द एग शेल्स, कि आप मुझे डरे डरे रहते हैं किसी के साथ, तो वो मोहब्बत नहीं। मोहब्बत में तो आपको सुकून मिलना चाहिए, आप रिलैक्स होने चाहिए, आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। अगर आपकी किसी के साथ रह के ग्रोथ नहीं हो रही तो प्लीज़ रिव्यू योर रिलेशनशिप। इसका मतलब आप अगर मोहब्बत में हैं और आपकी बॉडी में बेचैनी है, हलचल है, हड़बड़ है, इट मींस दैट्स नॉट अ ट्रू। ये देखिए, ये गट फीलिंग है, ये आपका जो गट के अंदर ब्रेन है ना, जो जिसे मैं तीसरा ब्रेन कहता हूँ। आपकी बॉडी में 3 ब्रेन्स होते हैं, एक यहाँ पे है, एक दिल में, और तीसरा जो ब्रेन आपकी गट में, वो आपको सिग्नल देता है कि लाइक अगर आप परेशान हैं किसी के साथ बैठ के, तो वो आपको ये बेसिकली बताना चाह रहा है कि आप सही बंदे के साथ नहीं है। आपको गट फीलिंग, आपको एनर्जी नहीं मिल रही, आपको मोटिवेशन नहीं कहते हैं हम गट फीलिंग। ये गट फीलिंग है। तो गट फीलिंग अगर आपकी ठीक नहीं, एक सादा सा फार्मूला है कि अगर आपकी गट वाइब्स अच्छी आ रही नहीं है, तो बड़ा लोग कॉमन हो चुका है कि नहीं मुझे वाइब सही नहीं आ रही। किसी फर्ज करें आप लड़की को लड़का दिखा रहे हैं ना, मैं इवन शादी के लिए भी, तो वो कहता है जी नहीं मैंने नहीं इससे करना। वो कहते हैं क्यों नहीं करना? कहते जी क्या वजह है, वो मसला? कहते नहीं मसला कोई नहीं है, तो फिर बस मुझे वाइब सही नहीं आ रही। तो ये वाइब्स हैं, ये गट फीलिंग है। आपको कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है पीछे, वो आपको किसी फॉर्म में अलर्ट कर रहा होता है कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो आप अपनी वाइब्स के ऊपर, अपनी गट फीलिंग को जरूर, इसको कभी इग्नोर ना करें। अच्छा, इसमें कोई टेस्ट होना चाहिए एक दूसरे का, कहीं से कोई टेस्ट कर सकते हैं? देखें ये तो देखें पर्सनल चीज़ों में आ जाती हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको कोई किसी भी हालत में कबूल है तो ठीक है, इट्स नो प्रॉब्लम। वो अपने लॉजिकल माइंड को जितनी, उसकी हर बंदे की अपनी बाउंड्री होती है
एक बंदा कहता है कि यार मुझे ये बंदा बहुत अच्छा लगता है, इसका रंग बहुत काला है, तो उसको अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है, इसमें टेस्ट की क्या ज़रूरत है। एक बंदा कहता है कि जी मुझे इससे मोहब्बत है लेकिन इसका एक बाजू नहीं है, तो फिर भी ठीक है, वो उसके लिए वो एक्सेप्टेबल है। जितना किसी के लिए कोई चीज़ एक्सेप्टेबल है, दैट्स फाइन। अपने कंफर्ट जोन के हाँ, साथ अपनी फीलिंग, अपनी फीलिंग के साथ। एक हाँ, ब्रेक ले लेते हाँ। हैं डॉक्टर साहब, फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक। हम मोहब्बत के ऊपर बात कर रहे हैं और हम ये बात कर रहे थे कि अच्छा, अब इम्तहानात बड़े लेते हैं लोग मोहब्बत पे, उनको यकीन ही नहीं आता, एक दूसरे को टेस्ट कर रहे होते हैं, ट्रस्ट नहीं करते। ये जो ट्रस्ट फैक्टर है मोहब्बत में, मोबाइल का पासवर्ड दो मुझे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तुम बताओ कहाँ गई थी, तुम कहाँ थे, अपनी नेविगेशन दो। या फिर लड़कियाँ ना अक्सर दूसरी लड़की को ख़ास तौर पे ना जिससे वो मोहब्बत करती हैं उसको आजमाने के लिए उसके पास भेजेंगी, जाके देखो। पहली बात तो ये कि मोहब्बत में टेस्ट होता ही नहीं है। अगर आपको कोई बंदा टेस्ट कर रहा है ना, टेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि यू आर वॉकिंग ऑन द एग शेल्स। जैसे हमने पहले बात की, अगर आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते किसी के साथ, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका शायद कोई रिलेशनशिप ठीक नहीं है, कंपैटिबल नहीं है। मगर शुरू में हर कोई अपने आप को बड़ा कंफर्ट जोन में लाने के लिए उसके सामने ना उसको कंफर्ट कराने के लिए बड़ा उसके लिए अच्छा बनने की कोशिश करता है, चाहे लड़की हो लड़का, उसको दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे सर पे कोई नहीं है। देखें, ये भी एक मैं आपको ये भी बताऊं कि ये भी एक रेड फ्लैग है कि हर वो आपको दिखाने वाला बंदा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, वो भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। क्योंकि हमेशा जो मैनिपुलेटर होता है ना, वो भी आपके साथ दिखाने की ज़्यादा कोशिश करता है। हाँ। शायद एक्शन उसमें कम हो लेकिन बोलेगा, बताएगा, तो उसमें वो भी एक काइंड ऑफ रेड फ्लैग है। लेकिन जो आपसे सही मोहब्बत करता है ना, वो कभी हो सकता है इजहार ही ना करे। देयर इज़ नो नीड टू से आई लव यू। देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी को आई लव यू कह के बता रहे हैं कि आप उससे प्यार करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये फिर आखिरी स्टेज है, आपको जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। वाह, क्या बात की आज। वो कौन सी, नहीं मुझे बताओ, वो कौन सी मोहब्बत है जिसमें आपको बताना पड़े। देखिए, अगेन एक और चीज़, मैं मोहब्बत करने वाले लोगों से ये बात कर रहा हूँ कि नेवर, मेरी एक लाइन भी है कि नेवर बिलीव ऑन 143 इन रिटन। यानी अगर आपको कोई लफ्ज़ों से कहे या लिख के कहे कि आई लव यू, उसके ऊपर बिलीव ना करें, क्योंकि लफ्ज़ जो होते हैं ना, वो आपकी कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% होते हैं। 7% वर्ड्स कंट्रीब्यूट इन योर कम्युनिकेशन। बाकी 93% जो कम्युनिकेशन में कंट्रीब्यूट करती है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, इमोशंस है। तो आप इमोशन पे ज़्यादा यकीन करें, लफ्ज़ों पे यकीन ना करें। लफ्ज़ों में झूठ होता है, इमोशन में झूठ नहीं होता। आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद बता रही होती कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो रिलैक्सेशन होगी, आपके चेहरे पे वो मोहब्बत होगी, लेकिन लफ्ज़ों पे यकीन ना करें। लफ्ज़ जो है वो सिर्फ 7% कंट्रीब्यूट करते हैं। इसकी पक्की मैं मिसाल दे रहा हूँ, जो डम है वो बोल नहीं सकते, इसका मतलब फिर वो प्यार नहीं करते। लफ्ज़ों की कोई वैल्यू नहीं है एक्सप्रेशन में, क्योंकि लैंग्वेज की जो लफ्ज़ है ना वो 7% है जो हम बात करते हैं। बाकी 93% आप जेस्चर से बात करते हैं, इमोशन से बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा, जैसे मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं, लाइक मेरी जैसी इंसान, या मैं चाहूँगी कि मेरी बेटी की जब शादी हो ना तो वो अपनी पसंद से शादी करे, मोहब्बत करे, आई डोंट माइंड, अपनी पसंद से शादी करे। बताएं मुझे कि मुझे इस इंसान से शादी करनी, मुझे इंसान बहुत पसंद है, मुझे बोले बहुत पसंद है। आप समझ रहे हैं जी जी। उसी तरह मेरी अम्मी ने भी मुझे इजाज़त दी थी, हम 8 भाई बहन थे, तो उन सब में ना अम्मी ने सबको इजाज़त दी, सब पट्टू थे। मुझे अम्मी ने कहा था तुमने कहना है कि मुझे ये इंसान पसंद है, मैं से शादी करूँ। तो ये बातें ना बच्चों को, मुझे लगता है आज के दौर में हम बोलते नहीं हैं। अब बच्चा दिल में अगर पसंद करने की कोशिश करता है तो ये बता नहीं सकता कि मेरी पसंद है, लड़की बता नहीं सकती मेरी पसंद है। उसी चक्कर में वो जो पसंद होती है वो कहीं और चली जाती है, वो किसी और की पसंद बन जाती है। और हम बैठ के मुंह देख रहे होते हैं, किसी लड़कियों की उम्र निकल जाती है इसी प्रेशर में, कोई लड़के जो है किसी और जगह ब्याह दिए जाते हैं, उनकी बिना पसंद की शादी आ जाती है, वो उनके साथ फिर खुश नहीं रहते। देखें, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, 12-13 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, हम उनके इमोशंस को
सुप्रेस करते हैं, यानी कि हर उनकी बात को हम सुप्रेस कर रहे होते हैं। हाँ। और वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक्सप्रेशन ही नहीं रहता, वो उनके जो एक्सप्रेशन हैं या इमोशंस हैं वो सुप्रेस हो जाते हैं, और जैसे वो बड़े भी होते हैं फिर भी वो नहीं बता सकते। देखें, आपने 14 साल के बाद अपने बच्चे को दोस्त बनाना है, ठीक है? 14, ये मैं नहीं कह रहा, हजरत अली का फरमान कि 0 से 7 साल तक बच्चे से इंतहाई प्यार करें। अच्छा। 7 से 14 साल तक उसको सही अग्रेसिवली भी आप डांट के रखें तो ठीक है। हाँ। 14 साल के बाद वो आपका दोस्त बन जाए। दोस्त जब बनाएंगे तो दोस्ती में तो आप पूछ सकते हैं कि बेटा किससे प्यार करते हैं आप, वाह, कहाँ शादी करनी है। वाह। तो आप इस तरह करें ना, वो आप उसको एक्सप्रेशन की इजाजत तो देना। आप तो देते ही नहीं है। आपने बच्चे को सुप्रेस करके रखा। जिसने बच्चे की शादी का टाइम है वो बच्चा बेचारा बता नहीं रहा, जैसे आपने बताया उसका ऑप्शन कहीं नहीं चला गया। बाद में पेरेंट्स जो हैं वो रिश्ते करवाने वालों के पास जा रहे होते हैं कि उन साढ़े बच्चे की शादी करो या बच्ची की शादी करो। आपने उसको पहले मौका ही नहीं दिया। पहले मौका है। बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया, बात को बड़ी अच्छी तरीके से एलैबोरेट किया। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आपको थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो एक ऐसा टॉपिक था, मुझे लगता है 5-6 शो करने पड़ेंगे। जरूर, मैं हाजिर। शो नहीं खत्म होता है ना, ऐसे ही है। थैंक यू, वेलकम, बाय, टेक अ ब्रेक। ओके, वेलकम बैक नाज़रीन। और अब आपका फेवरेट सेगमेंट शुरू होने जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास ऐसे भी मिलती हूं, ऐसे भी जाती हूं, और हर कोई ट्रीटमेंट्स अपनी स्किन से रिलेटेड, अपनी जो हेल्थ से रिलेटेड लेता है। मगर मैं बहुत से ऐसे डॉक्टर्स के पास जब जाती हूँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम के नहीं होते। मैंने पहले बात की भी, मैं दोबारा करी उनके सामने। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और मैं आपको बताऊं, जैसे मैं किसी के पास चली जाऊं ना, मैं कोई ट्रीटमेंट करवाऊं ना करवाऊं, वो पहले ना अपनी दुकान चमकाने के लिए तो मेरी वीडियो या फिर कुछ अपलोड करना शुरू कर देती है पिक्चर्स कि फिजा जो है वो मेरे पास आई है तो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मैंने टके का कोई काम भी नहीं करवाया होता, सबसे से पूछने जाती हूँ कि कोई मसला है तो बता दें। और इनके पास मैं ट्रीटमेंट करवा कर आई थी, उसके बावजूद इन्होंने कोई मेरी पिक्चर, कोई वीडियो, कुछ नहीं। और ऐसे भी लोग होते हैं, और उनका काम अच्छा था और मेरी स्किन को बड़ा अच्छा ग्लो और मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। मैं इनको बोलती थी कि हल्की सी टाइटनिंग फील हुई है, और उसकी कुछ सेटिंग्स होती है। मैंने इनके पास प्रोसीजर करवाया था। तो मेरे पास डॉक्टर कंजा मौजूद हैं, और कंजा किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। अब तो जहाँ जाती हैं तो इनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है उनको बताती है कि भाई इंसान अच्छा हो, इंसान का काम अच्छा हो, और उसके बाद इंसान को कहते हैं ना, मशवरा अल्लाह की इमानत है। तो एज़ डॉक्टर अगर आप किसी को भी मशवरा दे रहे हैं उसकी हेल्थ से रिलेटेड, उसकी स्किन से रिलेटेड, तो आप उसको सही मशवरा देंगे तो ही वो आपका जो है ना क्लाइंट बनेगा। अदरवाइज़ आज के दौर में जो है ना, ये इस तरह से आपके क्लाइंट नहीं बनते, आपके काम से बनते हैं। तो इनके काम बोलता है। आज मेरे पास है कंजा। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा हो गया? बहुत ज़्यादा। मैं आई एम सो हम्बल्ड। मैं सच्ची बातें बोली है। हाँ जी, मैं सच्चा बोला है, जो बोला है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सो हम्बल्ड। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कंजा कि ये जो डार्क नकल्स हो जाते हैं सर्दियों में, जी, सबसे ज़्यादा इशू करता है लड़कियों को। हाथ छुपा रही हैं, कोनियाँ छुपा रही हैं, गट्टे गोडे सबसे ज़्यादा, और घुटने भी काले हो जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के भी, क्योंकि सर्दी है, ड्राइनेस है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। देखें, सबसे पहले मॉइस्चराइज़र से ही बात शुरू होती है, लेकिन बहुत कॉमन मिथ पता क्या है फ़िज़ा, कि हम जैसी ड्राइनेस आती है हम मॉइस्चराइज़र लगाना शुरू कर देते हैं। और मॉइस्चराइज़र क्या होते थे कि पेट्रोलिटम बेस या क्लूसिव मॉइस्चराइज़र होते हैं। वो क्या करते हैं कि आपकी स्किन को बंद कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। उसमें से हवा का गुजर होता है, ना ऑक्सीजनेशन का गुजर होता है। आप एक लेयर लगाते हो, थोड़ी देर 2 घंटे के बाद दोबारा से ड्राई हो जाती है स्किन, फिर एक और लेयर लगा देते हो, उससे स्किन हाइड्रेट नहीं हो रही बिल्कुल। ये बात याद रखें। जब भी आपने ड्राइनेस को ख़त्म करना है तो एक्सफोलिएट करना है अपनी स्किन को, ताकि उसके ऊपर से जो डेड लेयर है स्किन की वो उतरे और आपके नीचे से फ्रेश और मॉइस्चराइज स्किन खुद ही बाहर निकल आती है। अच्छा। तो हफ्ते में 1 आध बार एक्सफोलिएशन करना या स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है। तो उससे क्या होगा कि आपकी ड्राइनेस और डलनेस और डार्कनेस खुद ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिजिकल स्क्रब्स यूज़ नहीं करने, जैसे हम पुराने ज़माने में यूज़ करते थे ना, मोटे मोटे दानों वाले, जैसे चीनी का, ब्राउन शुगर का लोग बनाते होते थे। यस, एग्जैक्टली। इज दैट ओके? नहीं, अब भी नहीं, अब केमिकल स्क्रब्स आ चुके हैं। केमिकल स्क्रब्स का मतलब है कि आप ग्लाइकोलिक एसिड लगाते हैं या मिनडेलिक एसिड लगाते हैं। वो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसने सेल टू सेल बॉन्ड को ब्रेक करना है और आपकी सुपरफिशियल डेड लेयर को खुद ही रिमूव कर देना है। आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा और कोई इरिटेशन भी नहीं होगी। मतलब ये अखरोट का स्क्रब जो आता था, बिल्कुल, अब वो स्क्रब्स बिल्कुल एप्रिकॉट स्क्रब, एप्रिकॉट
सॉरी नॉट दैट जिसमें भी ग्रैन्यूल्स हैं वो आप जब भी रगड़ेंगे स्किन के ऊपर आपकी स्किन का बैरियर ब्रीच होगा, स्किन डैमेज होगी, कुछ लोगों को एक्ने निकल आएगी, कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा, छोटे छोटे फॉलिकुलाइटिस हो जाएगा, पस वाले दाने निकल आएंगे। तो ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी जो ज़्यादा एब्रेसिव हो, ज़्यादा एग्रेसिव हो। ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जो कि खुद ही से एक्सफोलिएट करे। उसमें आजकल केमिकल स्क्रब्स आते हैं जिनका हमने नाम लिया, जिनको AHA BHA भी कहते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी के एसिड्स होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं, जिसमें सैलिसिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, मैंडेलिक एसिड है। आजकल इनसे एक्सफोलिएशन होती है। अच्छा, एक होता है ना कि पीलिंग लोग करवाने के लिए स्पेशली डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं और वो बड़ी ऐसी पीलिंग होती है कि अगर उसको टेक केयर ना की जाए तो वो धूप में फिर आपकी स्किन को बर्न भी कर देता है। जी बिल्कुल फिजा, यही पील्स हैं ग्लाइकोलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, यही पील्स होते हैं। इसी से किया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ डिफर हो जाती है। जैसे 2 to 7% ग्लाइकोलिक एसिड हम घर के लिए यूज़ करते हैं। घर में आप इसको हफ्ते में 1-2 बार और इवन डेली भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर बहुत थिक स्किन है, जैसे ये आपकी कोहनी की बैक है या घुटने का फ्रंट है या टखने हैं, तो इन पर अगर आप डेली भी यूज़ करेंगे तो इरिटेशन नहीं होगी, लेकिन फेस पे डेली यूज़ नहीं कर सकते। इसी की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है जब हम ऑफिस में यूज़ करते हैं, डर्मेटोलॉजी के ऑफिस में यूज़ करते हैं डॉक्टर अपने ऑफिस में, तो वो 15% से ऊपर होते हैं। 15%, 50%, 75% तक भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो अंडर सुपरविजन होता है। डॉक्टर अपनी मर्जी से लगाता है, 1-2 मिनट के अंदर अंदर उसको न्यूट्रलाइज करता है और उसके इफेक्ट्स दे देता है। लेकिन बात की आफ्टर केयर भी है। आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी है। चूल्हे के ऊपर नहीं खड़ा होना। बिल्कुल। कुछ औरतें जो है घरेलू जो है वो करवा तो लेती हैं पीलिंग, फिर जाके चूल्हे पर खड़ी हो जाती हैं, है ना। तो वो इसकी जो आफ्टर केयर है वो भी थोड़ी सी बता दें। आफ्टर केयर में ये बहुत ज़रूरी है कि आपने सन अवॉइडेंस करनी है। कम से कम 2 से 3 दिन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन 1 हफ़्ता हम कहते हैं कि 1 हफ़्ता आप सन अवॉइडेंस करेंगे। हीट अवॉइडेंस, वही चूल्हे के पास खड़े नहीं होना। अगर चूल्हे के पास खड़े होना भी है तो बस जाना है, चम्मच हिलाना है, फिर बाहर आ जाना है। लाइक पसीना नहीं आना चाहिए आपके फेस पे, इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। और दूसरा कुछ भी आपने फेशियल टाइम पे ब्लीच नहीं ले सकते, एक्टिव्स यूज़ नहीं करने, लाइक रेटिनॉल, विटामिन सी, AHA BHA बिल्कुल नहीं लगाने। पहले हफ्ते तो बिल्कुल नहीं लगाने। विटामिन सी भी अवॉइड करना है। इतने सारे एक्टिव्स जिनकी थोड़ी सी इरिटेशन होती है वो अवॉइड करने हैं। पहले 3 दिन इवन आप फेस वॉश भी यूज़ नहीं करते हैं, सादा पानी से चेहरा धोते हैं और सन ब्लॉक लगाते हैं या जस्ट कोई भी हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाते हैं। इट रियली वर्क्स, मतलब इसके रिजल्ट्स आते हैं एक्सपीरियंस हैंड्स में। फिर कंडीशन वाइज पील्स डिफ़र करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि मिलाज़मा के लिए लोग पील्स कराते हैं, लेकिन मुझे मिलाज़मा के लिए पील बहुत ही डबल एजेड सॉर्ट लगता है कि ये फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा कर देता है। अच्छा? क्योंकि अगेन हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है। देखिए, मिलाज़मा या छाई जो होती है वो पिगमेंटेशन है, वो इरिटेशन से आती है। ठीक है, जब भी आपकी स्किन इरिटेट होगी, चाहे सन से हुई, यूवी रेज से हुई, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए, आपने कोई ब्लीचिंग एजेंट बहुत एग्रेसिव लगा लिया तो स्किन इरिटेट हो गई, वहाँ पे पिगमेंट बनना शुरू हो गया। तो अब जब आपने पील कराया तो समटाइम्स पील्स आर वेरी एग्रेसिव, वो स्किन को और इरिटेट कर देते हैं। फिर आपने जब आफ्टर केयर नहीं की, आप चूल्हे के पास चले गए, धूप में चले गए, तो वो मिलाज़मा ख़त्म होने की बजाय बिगड़ जाता है। तो इसलिए ये देख के कि क्या कंडीशन है, आप कौन सा पील यूज़ कर रहे हो, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, आप उसकी आफ्टर केयर भी कर सकते हो या नहीं कर सकते, इन सारी चीज़ों को देख के पील्स कराने चाहिए। पील्स बहुत अच्छी टूल है हमारे डर्मेटोलॉजी के पास, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से मुझे इतना फिजिबल नहीं लगता। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और अच्छे टूल्स होते हैं जो इतना डैमेज नहीं करते। तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। वो क्या जैसे हम मिलाज़मा के लिए क्यू स्विच लेज़र यूज़ करते हैं या पिको लेज़र यूज़ करते हैं, तो उनके इतना ज़्यादा डाउन टाइम नहीं होता, उसकी इतनी आफ्टर केयर रिक्वायर्ड नहीं है। वो 1-2 घंटे की रेडनेस होती है और उसके बाद वो सेटल हो जाता है। और आपको अगले दिन आफ्टर केयर है, उसकी आफ्टर केयर बस यही है कि आपने 1 रात के लिए हीट अवॉइड करनी है बस, और कुछ फेस पे नहीं लगाना, एक्टिव्स नहीं लगाने। 24 घंटे के बाद आपका बैरियर बिल्कुल ठीक हो जाता है और आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आपने मुझे स्पेक्ट्रा किया था आई थिंक, या पिको किया था? आपका हमने फोटोना 4D किया था। फोटोना किया था और दूसरा हमने क्यू स्विच लेज़र किया था। एक आया था, वो क्या था? वो क्यू स्विच लेज़र था। क्यू स्विच लेज़र क्या होता है? क्यू स्विच इज़ अ ब्राइटनिंग लेज़र, एंटी पिगमेंटरी लेज़र। इसी को हम मिलाज़मा पे भी यूज़ करते हैं, इसका हम फोटोफेशियल भी करते हैं। अगर किसी का कब रेकमेंड होता है? ये मंथली रिकमेंडेड है मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि इसके साथ आपको किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक ये आपके बालों को अंडर कंट्रोल रखेगा, आपका फेस हेयर फ्री हो जाएगा, आपके लिप्स पिंक हो जाएंगे, आपके डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाएंगे, आप ओवरऑल इवन टोन में आ जाएंगे बिल्कुल। फिर ये कोलेजन बूस्ट करता है तो एंटी एजिंग भी है। तो ये एक वेरी नाइस कॉम्बो जो आप हर 1-2 महीने के बाद लेते हैं तो आप देखेंगे स्किन बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये आप खुद भी लेती हैं रेगुलरली? मेरा 2 to 3 वीकली होता है।
हाँ, मतलब आप मंथ के बजाय इसको 2 to 3 मैं के अर्ली बाद। ले लेती हूँ थोड़ा, क्योंकि अगर बाल थोड़े से भी नज़र आए तो फिर वो अच्छा नहीं Oh, लगता। that's nice. एक हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वाज ज्वाइन करेंगे, ड्राई लिप्स के ऊपर भी बात करेंगे। कोई फटे होठ को खूबसूरती नहीं है, बहुत बुरा लगता है। आपका मेकअप अच्छा हुआ है, होठ पापड़ी बन के फटे हुए हैं। What is this? Take a break. वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे डॉक्टर कंजा से जो ड्राई लिप्स है ना उसके ऊपर। ऑनेस्टली बताऊँ आपको, हम अपने पूरे जिस्म का ख्याल रखते हैं, स्किन का भी ख्याल रखते हैं, चलो हाथ पैर का भी। जब हमें पता चल जाए कि भाई बिल्कुल ही तियाँ पांचा होने लगा है, हम अपना ख्याल करना शुरू कर देते हैं। मगर हम अपने होंठों का ख्याल नहीं रखते, जो रोज़ बोलते हैं, जिनसे हम खाते पीते हैं, और हमारी अपीयरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पापड़ियाँ निकल रही हैं, लिपस्टिक्स अच्छी नहीं लग रही, यू कैन नॉट पुट प्रॉपर ग्लॉस ऑन दैट, यू नो, देन योर अपीयरेंस इज़ नॉट एक्चुअली, यू नो, व्हाट वाई, लाइक इट्स ओके। हम आज पूछते हैं कि हम अपने लिप्स का कैसे ख्याल रख सकते हैं। जो पापड़ी वाले होंठ हैं, इनसे कैसे बच सकते हैं, स्पेशली जो विंटर्स में फट जाते हैं ना होंठ, बहुत बुरा लगता है। कैसे बच सकते हैं? अगेन फजा, ये भी उसी तरह की ड्राइनेस होती है। ड्राइनेस बेसिकली क्या होती है कि हमारी डेड स्किन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। सर्दियों में चूंकि सारे सिस्टम्स ही थोड़े स्लो हो जाते हैं, तो हमारी स्किन की शेडिंग भी थोड़ी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो डेड स्किन उतरती रहती है हर रोज़, वो ऊपर जमा होना शुरू हो जाती है और फ्लेक्स की सूरत में नज़र आती है, यानी ड्राई पैचेस नज़र आते हैं। तो हमें उसे एक्सफोलिएट ही करना है। अब इनिशियली क्या होता था कि लोग क्या करते थे कि वही स्क्रब करते थे लिप्स के ऊपर, लेकिन लिप्स इतने फ्रेजाइल होते हैं, इतने नाजुक हैं, उसके ऊपर आप ग्रैनुलर स्क्रब्स नहीं कर सकते। तो इसका एक बहुत अच्छा हैक है जो मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है और बहुत अच्छा काम करता है। वो अगेन यही है कि आपने ग्लाइकोलिक एसिड सीरम लेना है 7%, जो 7% लेना है, और उसको रात को आपने सिंगल लेयर ऐसे लगा देनी है लिप्स के ऊपर, ठीक है। और उसको रोज़ लगा सकते हैं, अच्छा, ठीक है। लेकिन इनिशियली आप हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा लगाएं। जब आपकी टॉलरेंस डेवलप हो जाए तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने 3 दफ़ा करना है कि 4 दफ़ा करना है, लेकिन इनिशियली हफ्ते में सिर्फ 2 रातें करें। अच्छा। तो उसमें आपने 7% लेने, किसी भी कमर्शियली भी अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के ग्लाइकोलिक एसिड सीरम्स आते हैं। लिक्विड में होता है, बिल्कुल ड्रॉपर होता है उसके साथ ना। अच्छा। तो ड्रॉपर से आपने 2 ड्रॉप्स लिए और उसको बस ऐसे लगा लिया, और उसके ऊपर आप कोई भी पेट्रोलियम जेली लगा सकते हो। उसको लॉक करना है बस आपने, किसी भी पेट्रोलियम जेली से या मॉइस्चराइज़र से या चैपस्टिक से उसे बस लॉक कर दें। हाँ। तो आप सुबह उठोगे तो आप देखेंगे वो हल्की से एक्सफोलिएट हो चुका होता है लिप्स, और ड्राइनेस जो है वो निकल चुकी होती है और स्किन हाइड्रेटेड और प्लम्प हो चुकी होती है लिप्स की। तो ये एक अच्छा हैक है। ये ग्लाइकोलिक एसिड सीरम्स के आने की वजह से पॉसिबल हुआ है, तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी बताएं। वाओ, अच्छा, ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो हाथों और पैरों पे भी लगाया जा सकता है, चेहरे पे भी लगाया जा सकता है। ये भी एक वो चेहरे पे भी लगाया जा सकता है, हाथों पैरों पे भी लगाया जा सकता है, जहाँ से भी आपको एक्सफोलिएशन करनी है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि ड्राइनेस ज़्यादा है या डेड स्किन बहुत है या टेक्सचर हो रहा है, रफ स्किन हो रही है, तो वहाँ पे ग्लाइकोलिक एसिड का यूज़ किया जा सकता है। जैसे नेक की बैक होती है, आपने अक्सर देखा है कि नेक की बैक डार्क होना शुरू हो जाती है और यहाँ पे अजीब सी लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे भी हफ्ते में एक बार अगर ग्लाइकोलिक एसिड या मंडेलिक एसिड हफ्ते में 1 दफ़ा लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो भी क्लियर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, विंटर्स में जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है ना औरतों को, वो होती है उनके बच्चियों की और उनके बच्चों की ना स्किन के लिए। सबसे ज़्यादा स्कूल जा रहे होते हैं, अभी आपको पता है एग्ज़ाम के सर पे चढ़ रहे हैं, तो फिर मौसम भी खुश्क सर्द अभी मिक्स हो रहा है, बच्चों की स्किन सबसे पहले डैमेज होती है। हल्का जैसी सर्दी का मौसम चढ़ेगा, बच्चों की स्किन पे क्रैक्स, रंग बदल जाता है, लगता नहीं अपना बच्चा है। तो ये बच्चों की रंगत को जो है बचाया जा सके, उनकी स्किन काली ना लगे। आपको पता है फिर सर्दियों में बहुत काला काला मुंह लगता है, स्कूल से पिक करो तो हम कहते हैं हमारा बच्चा नहीं है, फिर तुपिया से आया हुआ बच्चा लगता है। तो आपने हमें बच्चों की स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए कि बच्चे काले ना हो, साफ सुथरी स्किन हो, नॉर्मल हो, सॉफ्ट हो, कैसे हम बरकरार रख सकते हैं? अच्छा, उसमें फिर सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले कि बच्चे को हमेशा शावर दिला के स्कूल भेजें, ठीक है। जब वो शावर लेगा या चेहरा धोएगा तो गीले चेहरे के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगते हैं, हमेशा गीले वेट बॉडी के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगता है। ऐसे ही लगा लेते हैं? ऐसे नहीं लगाना है, वो बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं होता, वो ऊपर वाली डेड लेयर्स में ही मिक्स होके और बाहर से उड़ जाता है। अच्छा। तो हमेशा वेट स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएं, तो उससे एक तो हाइड्रेशन होगी, स्किन में एब्जॉर्ब होगा मॉइस्चराइज़र, क्योंकि वो एक अच्छा इन्वायरमेंट हो जाता है ना। वेट स्किन है तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ जाती है क्योंकि आपके मसाम खुले हुए होते हैं। हाँ। तो उस वक्त जब आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, आपको सारा दिन मॉइस्चराइज़र नहीं रिपीट करना हम पड़ेगा। भी कर सकते हैं ये, है ना? हाँ बिल्कुल, ये करें। दूसरा ये कि बच्चों के लिए जो सन ब्लॉक्स होते हैं वो होते हैं फिजिकल सन ब्लॉक्स। फिजिकल सन ब्लॉक्स का ये मतलब है कि उसमें होता है जिंक,
जिसमें बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट होती है सन ब्लॉक में, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाले। तो जिंक बेस्ड आप कुछ भी ले सकते हैं, जिंक बेस्ड सिंपल क्रीम्स भी आती हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ जिंक होता है। तो उससे क्या होता है कि एक तो स्किन का बैरियर बना रहता है, सन की जो रेज़ हैं वो इफ़ेक्ट नहीं करती, जिससे टैन नहीं हो पाता बच्चा, और एक स्किन बहुत अच्छी और हाइड्रेटेड और प्लम्प रहती है। तो एक तो जिंक वाला सन ब्लॉक लगा के भेजें या सिंपल जिंक की क्रीम लगा के भेजें फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर, और एक गीले जिस्म, गीले चेहरे के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएं। ये दोनों चीज़ें करने से बच्चे की स्किन बिल्कुल ठीक रहेगी और टैन भी नहीं आएगा, बिल्कुल काला नहीं होगा बच्चा। तो बस ये 2 चीज़ें करनी है आपने। अच्छा, और ये जो सन ब्लॉक है उसमें अगर कलर्ड है, ये है, उसका तो कोई मसला नहीं आएगा बच्चों को? कलर नहीं, वाइट कास्ट वाला, टिंटेड नहीं लेना। टिंटेड तो हमारे लोगों के लिए होता है जो ऑफिस जाते हैं कि टिंट होता है उसमें हल्का सा। फाउंडेशन वाला नहीं, जिंक वाला वाइट कास्ट वाला होता है, बिल्कुल वाइट लगता है। थोड़ा सा बच्चे को थोड़ा सा पता चलेगा लगाया हुआ है कुछ, लेकिन अगर स्किन बचानी है तो वो बड़ा अच्छा है, चेहरे पे ज़रूर लगा लिया करें। एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं ना, तो खासतौर पे जो टीनेज लड़कियां हैं उनके अंदर ना एक नई चीज़ आ गई है। मेरे अंदर भी थी, अब क्या नहीं आ गई है, तो हम भी अगर अल्फा को देखें, हम जेनजी देखें, हम सब इसी तरह इस थोड़ा सा टोन में तो रहते हैं कि भाई हम स्कूल जा रहे हैं तो हमारे लिप्स थोड़े से पिंक पिंक लगने चाहिए, हमारी चीक्स थोड़े से टिंट को मिक्स करेंगे, छोटे छोटे बच्चे। तो मुझे ये बताएं कि ये स्किन के लिए सही है या ख़राब है? अच्छे अगर ब्रांडेड कोई टिंट्स लगाए जाएं लिप्स के ऊपर, चीक्स के ऊपर। अब बच्चियाँ लगा रही हैं, मेरी 10 साल की बच्ची है, और मैं सुबह उसको वॉशरूम में पकड़ के आओ, तुमने टेंट लगाया है, तुमने होठों पे लगाया, रगड़ रगड़ के दिखाएगी नहीं लगाया। मैं कहती हूँ टेंट लगा हुआ है, जाओ जाके मुंह धो कर आओ। तो अब ये क्या आपके लिप्स को और चीक्स को नुकसान देता है, या हम अलाउ कर सकते हैं बच्चों को अगर मॉइस्चराइजर के ऊपर लगा रहे हैं या सन ब्लॉक के ऊपर लगा रहे हैं? देखिए वैसे बहुत प्रेशर है, ठीक है, सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, हाई स्कूल्स के प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हमारे ज़माने में इतने नहीं थे, नहीं था, ठीक है। तो हमें बच्चों को इतना तंग नहीं करना, उनको बिल्कुल अलाउ करें, लेकिन ना बस एक अच्छी चीज़ लगवाएं। पहले अगेन सन ब्लॉक लगाया हो ना, एक लेयर आपकी स्किन के ऊपर हो प्रोटेक्टिव, तो आप ऊपर लगा सकते हो हल्का सा टिंट, इसमें कोई मसला नहीं है, बस अच्छा थोड़ा अच्छा ब्रांड हो। कुछ झाइयाँ वाइयाँ जैसा पैच तो नहीं पड़ जाएगा स्किन पे सारी जिंदगी? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अच्छा ब्रांड हो, ठीक है। जो थोड़ा सस्ता ब्रांड होगा तो उसके केमिकल्स रिएक्ट कर सकते हैं। दोबारा आएंगे, एक छोटी सी ब्रेक है, मगर हमने इधर से शुरू करना है। जो बच्चे आजकल छोटे छोटे टेंशन के पीछे पागल हो रहे हैं, क्लियर पूछेंगे फिर क्या कर सकते क्या नहीं। ब्रेक के बाद